Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on potentiometer and meter bridge, and you have also seen the doubt class of NCERT of chapter 3rd. Okay, and I hope if you have more doubts in the chapter 3rd NCERT, then you will have to ask on the next week Friday in your live doubt classes. तो आप जो है NCERT के चैप्टर 3rd का अगर और भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे सॉल्व करके रखिएगा, अगले वीक के फ्राइडे की लाइव क्लास में जो है उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है ना। नाम से ही लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए बहुत सिस्टम से चैप्टर्स आपके अरेंज किए गए हैं। पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, यानी कि चार्ज जब रेस्ट में था तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी। फिर दूसरे चैप्टर में हमने जो है चार्ज का स्टैटिक चार्ज का वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था। थर्ड चैप्टर जब चार्ज मूव करेगा यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमने पढ़ा था। और फोर्थ चार्ज जब चार्ज मूव करता है तो उसके साथ और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो उससे एसोसिएटेड होती है। तो ऑस्टर्ड ने पहली बार ये बताया कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो सेटअप करता है करंट, और जैसे ही करंट सेटअप होता है तो करंट की वजह से उस वायर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर करंट नहीं रहता तो हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ते। यानी कि जब हम करंट जान चुके हैं तो अब करंट से एसोसिएटेड है एक इफेक्ट, यानी करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। क्लास 10th में भी आप ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके होंगे, तो समराइजिंगली उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो है करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, कैसे पता करेंगे, इन सब रूल्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए पहला ही इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टर्ड ने ही ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई कंडक्टर होगा जो करंट कैरी कर रहा हो तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या सेटअप किया, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक जो है वायर लिया जिसका नाम हम ए बी रख देते हैं, और इस वायर को कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है, एक की के थ्रू एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। मैग्नेटिक नीडल जिसको कंपास नीडल भी कहते हैं हम, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ होता है, ठीक ना। ये है मैग्नेटिक नीडल, यहां पे रख दिया। अब जैसे ही इन्होंने की को ऑन किया यहाँ से, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने, देखिए ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको सामने दिख रहा है। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन मिले, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ऑस्टर्ड bring a wire AB and connect this wire to a cell of EMF E along with a key K and put the needle just above the wire. Put a magnetic needle just above the wire and
when he is on the key, the magnetic needle shows deflection. The magnetic needle shows deflection. Okay, whenever he stop the current by off the key, the deflection of the current, the deflection of needle is stopped immediately, and after that he reversed the battery. He reversed the battery or reversed the direction of current. Then he found that the deflection of the magnetic needle will be also reversed. Okay, जैसे इन्होंने इस की को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक निडल भी अपना डिफ्लेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. अब जो है आगे हम देखते हैं, इन्होंने करंट की वैल्यू को घटाया या बढ़ाया. जब इंक्रीज करते थे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलता था, और मैग्नेटिक निडल को करंट को डिक्रीज करते थे तब भी डिफ्लेक्शन कम मिलता था. और तीसरी बात, मैग्नेटिक निडल को अगर वायर के नीचे रख दिया तो भी जो डायरेक्शन था वो रिवर्स हो जा रहा था. मतलब अगर मान लीजिए जैसे ये जुड़ा हुआ है, करंट इधर की तरफ फ्लो होगा, और मान लिया गया कि इस समय डिफ्लेक्शन हमें ये निडल है इधर की तरफ मिल रहा है, तो अगर इसी समय इसी वायर के नीचे अगर निडल को रख दिया गया तो डिफ्लेक्शन इसके उल्टे दिशा में मिल रहा था. यानी कि अगर निडल ऊपर है और करंट के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है, और करंट का डायरेक्शन हम कांस्टेंट रख रहे हैं और निडल को नीचे कर दे रहे हैं तब भी डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है. तो ये 3-4 कंक्लूजन जो है ऑस्टर्ड ने निकाला, और इस बिहाफ पर उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल चूंकि ऑलरेडी एक मैग्नेट होता है, ये सिर्फ इसीलिए डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के अराउंड क्या क्रिएट हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है. तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. आप सभी जानते होंगे कि कोई भी वायर हो उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. लेकिन सबसे पहले ये बात बताने वाले जो थे वो ऑस्टर्ड थे. ठीक है ना. तो ऑस्टर्ड ने फुल्ली एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है ना. ऑब्जर्वेशंस ऑस्टर्ड के आपके बुक में दिए हुए हैं, नोट्स में आप उनको मेंशन कर लेंगे. हर एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इस पर कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा. क्योंकि निडल बार बार इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहा था तो उसका कोई पैटर्न होगा कि नहीं होगा. किस तरह से हम पता करेंगे कि जो निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो कब किधर होगा. ठीक है ना. तो उसके लिए जो है सबसे पहले एम्पियर ने स्विमिंग रूल दिया. एम्पियर्स स्विमिंग रूल. ठीक है, सबसे पहले आया एम्पियर्स स्विमिंग रूल. ठीक है ना. एम्पियर्स स्विमिंग रूल में यह कहा गया कि यदि कोई वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है और कोई पर्सन, चूंकि स्विमिंग वर्ड यूज किया गया है, कोई पर्सन है जो स्विम कर रहा है, एक हैंड इसका इधर की तरफ है और दूसरा हैंड जो है इसका इधर की तरफ है. ठीक है, कोई पर्सन है जो इधर की तरफ स्विमिंग कर रहा है. तो ध्यान यहां पर यह रखना है, अगर कोई पर्सन है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग स्विम कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम यहां पर मैग्नेटिक निडल रख दें, मैग्नेटिक निडल रख दें वायर के नीचे,
वायर ऊपर हो, मैग्नेटिक नीडल हो, तो जो नॉर्थ पोल होता है, ये हम साउथ पोल ले लेते हैं, इसको नॉर्थ पोल ले लेते हैं, जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा इसके लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, मतलब इधर की तरफ होगा, और ये वाला साउथ पोल जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मीन्स स्विमिंग रूल क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके बुक में भी दिया है, पहले आप समझ लीजिए, नोट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ अ पर्सन स्विम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, if a person swims along the direction of current, या his head is along the direction of current, then a magnetic needle placed below the wire will its north pole deflected towards the left hand of the swimmer। फिर से सुन लीजिए, if a person swims along the direction of current and a magnetic needle placed below the wire, then the north pole of the compass needle deflect along the north hand of the swimmer। मतलब जैसे अगर स्विमर है, इधर की तरफ स्विम कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, तो देखिए नॉर्थ पोल जो है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ, ये होगा इसका लेफ्ट हैंड और ये होगा इसका राइट हैंड, तो नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, तो देखिए नॉर्थ पोल को हमने लेफ्ट हैंड की तरफ एरो से दिखा दिया है। यही है हमारा एम्पियर्स स्विमिंग रूल। जनरली इसको हम स्नो रूल भी कहते हैं। देखिए एक और रूल आ गया, स्नो रूल। दोनों रूल जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही बताते हैं। इसके लिए मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास जो है, स्नो रूल के लिए पहले स्नो रूल को समझ लिया जाए क्या है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, देखिए मैं कैपिटल लिख रहा हूं, कैपिटल वर्ड इससे लिया गया, एस मतलब ये है साउथ टू, एन मतलब नॉर्थ, एंड यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। देखिए साउथ में मैंने एस कैपिटल लिखा है, एस से हुआ है, नॉर्थ मतलब ये कैपिटल एन से हुआ है, एंड वायर इज ओवर द नीडल, ये बात है, एंड द वायर इज ओवर, ओवर में भी ओ कैपिटल होना चाहिए, ओवर द नीडल, द वायर इज ओवर द नीडल, then north pole of the needle deflect toward, ये W जो है ना इससे वेस्ट होता है, इसका मतलब वेस्ट। देखिए फिर समझिए ये कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, आप जानते हो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ये जो वायर है इसमें करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है। देखिए लिखा हुआ ना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ। देखिए एस एन है ना, इधर कर लीजिए, साउथ टू नॉर्थ हो गया, ये करंट का डायरेक्शन आई है ये। देखिए एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ। अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है और वायर जो है ना ओ फॉर ओवर लिखा है ना यहाँ पर, ओवर, ये सब अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिनमें जो है वर्ड यूज किए गए हैं यहाँ से, स्नो से। वायर इज ओवर द निडल, यानी निडल नीचे हो और वायर उसके ऊपर हो। यहाँ पर निडल यहाँ नीचे रखा गया है। मैं अब दिखाने के लिए कैसे दिखाऊं, बगल में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए निडल है नीचे और ये है ऊपर, मान लीजिए नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल, ठीक है। देन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड वेस्ट।
तो जो नॉर्थ पोल होगा ना वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर स्विमिंग रूल भी लगाओगे ना, ऊपर की तरफ स्विम करे, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो देखिए नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहा है। तो दोनों रूल एक ही तरह के हैं, कोई भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, स्नो रूल भी और स्विमिंग रूल भी। ये होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें आपका मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगा, उसके लिए हमारे पास रूल है स्विमिंग रूल एंड स्नो रूल, ठीक है ना। तो देखिए ये नॉर्थ पोल जो है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, तो ये वेस्ट W जो यहाँ आया हुआ है ना, उसी से वेस्ट बना हुआ है। ये क्लियर है इतनी बात। अब जो है हम आगे देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट एंड सावर्ट लॉ क्या है ये? देखिए जैसे आप सपोज कर लीजिए ये वायर है और वायर में फ्लो हो रहा है करंट, तो आपको अब ये पता चल गया है कि इसके अराउंड क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स जो है फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं को मानता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर पाए। तो इस वायर के अराउंड कोई पॉइंट हम ले लें P, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये अगर हमें पता करना हो तो हमारे पास अभी कोई रूल नहीं है जिससे हम पता कर पाएँ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए बायो एंड सेवर्ट, देयर आर टू साइंटिस्ट, बायोट एंड सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया। जैसे कुलाम्स लॉ है एक्सपेरिमेंटल जिसका स्टेटमेंट है, वैसे ही बायो-सेवर्ट लॉ भी क्या है, एक स्टेटमेंट है जिससे जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। तो उसी स्टेटमेंट के बिहाफ पर इन्होंने एक लॉ दिया जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कुलाम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करते हैं, वैसे ही बायो-सेवर्ट लॉ से किसी कंडक्टर मतलब कि कंडक्टर के में जब करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू को हम पता करते हैं। अब क्या है बायो-सेवर्ट लॉ? तो बायो एंड सेवर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया उस वायर का DL, और उन्होंने सपोज किया कि अगर हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ये जो P पॉइंट है, तो P पॉइंट से उस स्मॉल एलिमेंट को हम ज्वाइन करेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए R, ठीक है। इसको वेक्टर बना देते हैं, पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, और DL का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के अलॉन्ग होगा, ये I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और जो करंट का डायरेक्शन है, देखिए करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, उससे जो एंगल है वो हमारा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो स्मॉल एलिमेंट, अब चूंकि वायर लंबा है उस वायर में एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, उस छोटे से हिस्से की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्मॉल ही आएगा, ठीक है। तो dB इसीलिए उन्होंने पता किया, यानी कि Biot and Savarт suggested a law, experimental law, to find out the small amount of magnetic field due to a small part of the conductor carrying current. It's okay, and the magnetic field will be found with the help of the distance from the point where to be magnetic field is found and the small element and the angle between small element and line joining the magnetic field. And angle is always taken to the direction of current, मतलब चाहते तो एंगल नीचे का भी ले सकते थे, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए हमेशा करंट के डायरेक्शन से ही आपको एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट, the small magnetic field due to the small element of the length of the current carrying conductor is directly proportional to the
इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट। पहला उन्होंने कहा कि जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट dl, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन line joining a small element to the point where magnetic field to be found and direction of current. Okay, and inversely proportional to the square of the distance from a small length and point here magnetic field is to be found. स्क्वायर के इसके होता है। इन सभी को हम जब कंबाइन करते हैं तो होता है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हैं, अपान आर स्क्वायर, ये हमारा होता है। अब जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम यहाँ पर हटाते हैं डी वी, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट का जो है फार्मूला है, जिससे हम एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से, एक स्मॉल से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आई क्या है, उस वायर में फ्लो होने वाला करंट है, डीएल उस स्मॉल यूनिट लेंथ का वैल्यू है, वेरी वेरी इनफाइनेटिमल स्मॉल डिस्टेंस है ये, और साइन थीटा जो है उस स्मॉल एलिमेंट और उस पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उसको ज्वाइन करने वाले लाइन और करंट के बीच का, और करंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल है, और आर जो है डिस्टेंस है उस स्मॉल एलिमेंट और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है उनके बीच का। तो ये हमारा, अब यहाँ पर बात आती है कि ये म्यू नॉट क्या है। तो आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में हमने परमिटिविटी लिया था, इसका नाम है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी और परमियाबिलिटी बस दोनों के नेचर एक ही तरह के हैं, बस दोनों का नाम अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि परमिटिविटी जब आएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, और परमिटिविटी जब भी आएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, और परमियाबिलिटी जब भी आएगा तो ये मैग्नेटिज्म में होता है। ठीक है ना। अब जो है बात आती है आपकी कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो परमियाबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और अगर यहाँ से 4 पाई को हम इधर भेज दें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मात्र 10⁻⁷। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम सॉल्व करेंगे ना तो म्यू नॉट अपान 4 पाई ही है यहाँ पर, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू सीधा हम रखेंगे 10⁻⁷। ठीक है ना। ये हो गया हमारा परमियाबिलिटी के बारे में के का। इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है हमारा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, टेस्ला जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वो हम अभी बात करेंगे कि टेस्ला को कैसे डिफाइन किया गया और क्या होता है। अभी फिलहाल आप जानो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम था, मैग्नेटिक फील्ड का होगा टेस्ला। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन होगा तो वो किधर की तरफ होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन के बारे में जो है देखिए, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है इसके लिए, राइट हैंड स्क्रू रूल, शॉर्टकट में RHS रूल कहते हैं इसको, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया,
जिस भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का, वहां पर ये राइट हैंड है और राइट हैंड से स्क्रू को, वो स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस जो होता है उससे पकड़िए और करंट के डायरेक्शन से, ध्यान रखिएगा, करंट के डायरेक्शन से रोटेशन करना है आपको आर की तरफ, यानी कि जो एंगल है उधर की तरफ, ये नहीं नीचे से ऊपर नहीं रोटेशन करना है, मतलब रोटेशन हमारा इधर की तरफ होना चाहिए, आई से आर की तरफ, ये नहीं आई इधर तो आई होगा नहीं, आई तो ऊपर है, इधर से इधर नहीं है तो उल्टी दिशा हो जाएगी, ठीक है। आई से आर की तरफ हमको रोटेट करना है। तो जब हम यहाँ रोटेट करेंगे तो आप खुद मन में सोचिए कि ये स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर रोटेट करें ऐसे तो हमारा स्क्रू जो है अंदर की तरफ टाइट होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको बताया था मैंने कि जब ये एरो है, इसके पीछे का ये हिस्सा दिखेगा मतलब अंदर जा रहा है, और अगर एरो बाहर आए तो उसका टिप दिखेगा, तो ये बाहर की तरफ माना जाता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैंने बताया था। ये आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इफ वी होल्ड द स्क्रू ड्राइवर इन आवर राइट हैंड at a point where magnetic field is to be found and rotate our right hand from the direction of current to the distance from the small element to the point P, then the direction of the screw, the direction of the movement of screw represent the direction of magnetic field. This is the right handed screw rule. तो इस तरह से हमने बायो सेवर्ट लॉ ये जान लिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें जो परमियाबिलिटी है वो हमने जान लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, और साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये हमने बातें समझ ली। अब इसके बाद जो है इसी में छोटी सी बात हमें समझनी है कि जो SI यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया भी हूँ, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला, आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट रखा गया है टेस्ला रखा गया है, ठीक है ना। तो SI यूनिट टेस्ला होता है। अगली क्लास में, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम इसके टेस्ला को डिफाइन करेंगे और फिर जो है डिफरेंट सिस्टम्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए, सर्कुलर कंडक्टर के लिए क्या होगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, यानी कि हम बायो सेवर्ट का एप्लीकेशन लेंगे, वहाँ पर कैसे बायो सेवर्ट को यूज करके हम अलग अलग सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।